हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका केयू बज के चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एईसी पेपर जो है यानी हिंदी कंपोजिशन, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं, केयू बज एक ऐसा चैनल है जो आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए यूजी के लिए स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो ये जो है ये आपका पेपर होगा 50 मार्क्स का, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है ग्रुप ए और दूसरा होता है ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है उसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। और जो ग्रुप बी होता है उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 15-15 मार्क्स के, जिसमें से आपको 3 या 4 ऑप्शन में रहेंगे कि उस 3 ऑप्शन में से आपको एक अटेम्प्ट कर लो। इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 15-15 मार्क्स के, और ये आपका टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग 2023-27 का जो क्वेश्चन पेपर है हम लोग आज उसका डिस्कशन करते हैं कि उस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में हमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया था, और उसके पहले हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, उसके आंसर भी, और आपको किस तरीके से अपना अटेम्प्ट करना है वो भी बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शनल वाला क्वेश्चन दिया। उसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो उसे क्या कहते हैं। ये आप बचपन से पढ़ रहे, क्लास 1 से 2 से आपको पढ़ाया गया है कि संज्ञा के बदले जिसको प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। तो पहला जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला नंबर, यानी सर्वनाम। दूसरा क्वेश्चन है आपका बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बुढ़ापा जो है वो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी स्थिति या अवस्था को दर्शाता है जिसे हम लोग छू नहीं सकते, जिसमें केवल भाव है। हाँ, हम लोग उसको फील कर सकते कि अच्छा वो बूढ़ा हो गया है, वो खुश हो गया है, या फिर वो दुखी है। इस तरीके के जो संज्ञा होते हैं जिसमें हमें महसूस कर सकते हैं जिस अवस्था को, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन पावक का पर्यायवाची है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ पावक ही होता है। अंबर, अंबर मतलब हमारा हो जाएगा आकाश, ये नहीं होगा। समीर मतलब होता है हवा, ये भी नहीं होता। और क्षितिज, क्षितिज मतलब हमारा होता है वो पॉइंट जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि जमीन और आसमान जो है वो दोनों एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये केवल हमारे मन का भ्रम होता है। तो उस पॉइंट को जाकर क्षितिज कहते हैं। तो बचा क्या, अग्नि। और अग्नि जो है, अग्नि का अर्थ होता है पावक यानी आग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम से बनने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। सर्वनाम से जो विशेषण होता है उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ हम लोग एग्जाम्पल अगर लेंगे कि उस लड़के ने किताब पढ़ी, यहाँ जो है उस, ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये लड़के के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो इसलिए यह जिसमें किसी संज्ञा को सर्वनाम की ओर से बताया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला सवाल है हमारा कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। तो उपसर्ग जो है वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो उस 4 प्रकार जो है, पहला होता है संस्कृत उपसर्ग, उसमें आ जाएगा प्र, परा, अनु, अप, इस तरह के जो शब्द है वो संस्कृत उपसर्ग होते हैं। फिर एक आता है उर्दू फारसी उपसर्ग, फिर उसके बाद तीसरा है अंग्रेजी उपसर्ग, और चौथा है हिंदी का उपसर्ग। आई थिंक आपको ये पांचों जो है समझ में आ गए होंगे। इसका डिटेल वीडियो भी हमारा चैनल पर अपलोड है, अगर आप पार्ट पार्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं ग्रामर के लिए तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप बी यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हमारे 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए हम इसमें जितने सारे क्वेश्चन है सबका हम लोग डिस्कस किए हैं, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम आपको पता ही है, सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में बार बार एक ही संज्ञा के प्रयोग से वाक्य भारी लगने लगे वहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा स्कूल गई, रमा ने किताबें पढ़ी, यहाँ हम लोग रमा रमा बार बार यूज कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही बार में कह सकते हैं कि रमा स्कूल गई, वो किताबें पढ़ रही थी। इस तरीके से जो है सर्वनाम के संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद है। पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर होता है, जैसे मैं, तू, वो, हम, आप, वह। इस तरीके के जो सर्वनाम आते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है वो हमारा आ जाता है निश्चितवाचक सर्वनाम, वो जहाँ हमें किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से दर्शाया जाता है, यानी ये, वो लोग, ये लोग, इस तरीके। अगला आ जाता है अनिश्चित सर्वनाम,
जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे वहाँ पर कुछ है, हमें नहीं पता वहाँ पर क्या है, जब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे वहाँ पे कुछ हुआ है, इस तरह के जो शब्द है वो जिसके बारे में हमें पता ना हो, एग्जैक्टली हमें पता ना हो कि आखिर क्या हुआ है, वैसे शब्द को अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, जैसे स्वयं का, खुद के लिए, अपने लिए। और अगला आ जाता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, कैसा। इसमें हमें पता चला कि वो सामने वाला हमसे प्रश्न पूछ रहा है या फिर हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे चीज़ों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सर्वनाम और छूट गया है, वो जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें हमें किसी का संबंध दर्शाने के लिए बताया जाता है, जैसे जैसे वो उसके साथ किस तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, क्रिया की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यहाँ हमें क्रिया का परिभाषा लिखना है, तो क्रिया का परिभाषा क्या होता है? क्रिया वो शब्द होता है जो किसी काम के होने की अवस्था या उसके समय को व्यक्त करता है। यह वाक्य में किसी घटना, कार्य या स्थिति को दर्शाता है। जैसे उदाहरण है, राम सोता है, गीता खाना खा रही है, बारिश हो रही है। इसमें सोता, खाना खा रही है और बारिश हो रही है, ये जो है ये हमारे क्रिया में आ जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि राम सो रहा है, यानी राम काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वो सो रहा है। गीता खाना खा रही है, वो खाने का काम कर रही है। और बारिश हो रही है। क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जैसे उसमें लास्ट में होता है ता है, ती है, हो रही है, इस तरीके शब्द। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद क्या क्या है। क्रिया का भेद जो है वो एक होता है सकर्मक क्रिया, जिसमें हमें पता चल रहा हो कि वो कुछ काम कर रहा है, जिसमें वो खाना खा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है। और अकर्मक क्रिया, जिसमें कोई कर्म नहीं होता, वो क्या कर रही है? सो रही है, सोना सो रही है, ये तो कोई बात नहीं हुआ है। तो इससे जिसमें हमें कर्म का पता चले वो होता है सकर्मक, और जिसमें हमारे कर्म का पता ना चले वो होती है अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? संपादक को पत्र लिखना है। और उसका वजह हमें दिया गया है कि आपके शहर में बढ़ते हुए जल प्रदूषण के प्रति चिंता प्रकट करते हुए प्रभात खबर के संपादक को एक पत्र लिखिए। पत्र की जो सबसे शुरुआत होता है वो होता है सेवा में, और उसमें उसके बाद होता है कि आप किसको लिख रहे हैं। तो हो जाएगा सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर जमशेदपुर, या आप जिस जगह से लिख रहे हैं उसका जगह लिखना। इसके बाद हमारे पास होता है लिखना है कि विषय क्या है। विषय है शहर में बढ़ते जल प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र। इसके बाद हम उन्हें संबोधित करेंगे कि महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र प्रभात खबर के माध्यम से जमशेदपुर शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जल प्रदूषण की ओर संबंधित प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यानी जो सबसे पहली चीज है जिसमें हम उन्हें बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। फिर हम उसके विस्तार से उस समस्या का हम लोग लिखेंगे। जैसे कि आज जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में स्वच्छ जल की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। इसमें हम बता रहे हैं कि आखिर इससे जल प्रदूषण से हमारे पास क्या दिक्कतें आ रही है। नालियों का गंदा पानी, कारखानों का रसायन अपशिष्ट तथा घरों का कचरा सीधे नदियों और जलाशयों में प्रभावित किया जा रहा है। विशेष रूप से स्वर्णरेखा नदी और आसपास के छोटे जल स्रोत अत्यधिक प्रदूषित हो चुके हैं। यह स्थिति न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि यह पर्यावरण संतुलन को भी नुकसान पहुंचा रही है। जल का यह प्रदूषण डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसे जल जनित बीमारियों का जन्म दे रहा है। वही दूसरी ओर आसपास के गाँव में पीने योग्य जल की भारी कमी देखी जा रही है। फिर हम अपने ओर से कुछ उन्हें समाधान देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि प्रशासन के इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए अवलिम कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे औद्योगिक कचरे के निष्पादन की उचित व्यवस्था, जल स्रोतों की नियमित सफाई, जन जागरूकता अभियान और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाना। अंत में हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस विषय को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित कर प्रशासन एवं नागरिकों को जागरूक करने में सहयोग करें। फिर हम उन्हें कहेंगे धन्यवाद, और यहाँ आपका विश्वासी, उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे जमशेदपुर, और जिस दिनांक को आप लिख रहे वो दिनांक लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको पत्र का फॉर्मेट होता है, ये इस तरीके से लिखना है। अगला है हमारा कि प्राचार्य को एक पत्र लिखिए जो खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उनको एक पत्र लिखना है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं ये कैसे लिखा जाता है।
इसमें भी सेम होगा। सबसे पहले सेवा में माननीय प्राचार्य, फिर आप कॉलेज का नाम लिखेंगे और वहाँ स्थान लिखेंगे। जिसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय है खेल कूद की सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर हम उन्हें रेस्पेक्ट से कहेंगे महोदय या महोदया। सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय के, यहाँ आपके वर्ष का होगा कि वर्ष का छात्र या छात्रा आपका नाम लिखेंगे हूँ। मैं और मेरे सहपाठी खेल कूद में अत्यधिक रुचि रखते हैं और प्रत्येक वर्ष विभिन्न पत्रिकाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, किंतु हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट किट, बैडमिंटन रैकेट जैसे कई उपकरण पुराने हो चुके हैं। इससे विद्यार्थियों का उत्साह प्रभावित हो रहा है। आपसे निवेदन है कि विद्यालय के खेल विभाग को नई और पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिससे छात्र छात्राएं खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सके और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ विद्यालय का नाम भी रोशन कर सके। फिर उन्हें भी हम कहेंगे धन्यवाद। आप का आज्ञाकारी छात्र, यहाँ नाम लिखेंगे, आप कौन से कक्षा में हैं वो लिखेंगे और आप उसका दिनांक देंगे। अगला है हमारा एक जो लास्ट पोर्शन है, वो हमें एक निबंध भी लिखना है। निबंध में आपके पास 6-7 ऑप्शन रहेंगे कि आप उसमें से किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको हम एक ही निबंध का पूरी फॉर्मेट आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे है नारी शिक्षा के महत्व विषय पर एक निबंध लिखे। तो सबसे हम वो लिखेंगे कि हम किस चीज़ पर निबंध लिख रहे हैं, यानी टाइटल सबसे पहले लिखेंगे नारी शिक्षा का महत्व। फिर हम उस चीज़ का भूमिका लिखते हैं। जब भी निबंध लिखते हैं पहले भूमिका लिखते हैं। अब भूमिका में हम लिखेंगे नारी शिक्षा। नारी जो है समाज की आधारशिला होती है। एक शिक्षित नारी न केवल अपने जीवन को संवारती है बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को दिशा देती है। इसलिए नारी शिक्षा का महत्व अत्यंत आवश्यक और व्यापक है। इसमें हम उसका भूमिका जो है 2 या 3 लाइन में बताएंगे। फिर हम उसका यानी नारी शिक्षा का महत्व का अर्थ या फिर उद्देश्य आप कुछ भी बता सकते हैं। उद्देश्य हो जाएगा शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है बल्कि यह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। यदि पुरुष शिक्षित है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। फिर हम उसके यहाँ 4-5 लाइन उसका उद्देश्य हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसका जो आपके पास विषय होगा उसके लाभ, सबसे पहले ध्यान रखें कि आप उसका लाभ लिखें। फिर उसके बाद 1 या 2 पॉइंट, अगर उसके कुछ हानि आपको दिख रही है तो आप उसका हानि लिखें। अब हम यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं नारी शिक्षा के लाभ। हम यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखे, आपको वो विस्तार से थोड़ा लिखना है। सबसे पहले है सामाजिक अपलिफ्टिंग, यानी शिक्षित नारी रूढ़िवादी और आत्मविश्वासों के खिलाफ खड़ी होती है। वो जब अपने खुद के विचार रखती है, उनके विचार व्यापक होते हैं तो परिवार आगे बढ़ता है। फिर होती है जब नारी को शिक्षित किया जाएगा तो उसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं नौकरी और व्यवसाय कर सकती है, वो अपने घर संभाल सकती है, साथ ही साथ बाहर के काम भी देख सकती है और परिवार में जो फाइनेंशियल दिक्कतें होती है वो भी दूर हो सकती है। स्वस्थ समाज होगा, एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को बेहतर पालन पोषण व संस्कार दे सकती है। महिला सशक्तिकरण होगा जब हम नारी की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और फिर जनसंख्या भी नियंत्रित होगी। और उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आज की स्थिति में क्या है नारी शिक्षा। आज भी कई ग्रामीण व पिछड़े वर्ग में बालिकाओं को शिक्षा को अनदेखा किया जाता है। बाल विवाह, घरेलू कार्यों का बोझ और सामाजिक दबाव उनके शिक्षा मार्ग में बाधा डालते हैं। हालांकि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुफ्त शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे कई योजना चलाई जा रही है, जो कि एक बहुत सराहनीय कदम है। अब उसकी तरह हम जो हमारे पास टॉपिक है जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं, अगर आपके पास हो तो उसके समाधान भी 4-5 पॉइंट में जरूर देना चाहिए। तो नारी शिक्षा के लिए हम समाधान देते हैं, जैसे हर माता पिता को बालिकाओं को भी समान अवसर देना चाहिए, सामाजिक संगठनों और शिक्षकों को भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए, स्कूलों में छात्राओं के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए और शिक्षा को केवल अधिकार नहीं जरूरत समझा जाए, तभी नारी शिक्षा आगे बढ़ेगी। और अंत में हमारा जो है 2 या 3 लाइन में उपसंहार उसका लिखना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में समरी बोल सकते हैं। नारी शिक्षा का महत्व शब्दों में नहीं मापा जा सकता। एक शिक्षित नारी न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकती है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम नारी शिक्षा को शिक्षित और सशक्त बनाएं। इस तरह से आपके पास 2 पार्ट में आपका एससी का पेपर होगा। पहला होगा 5 जो आपको ऑप्शनल रहेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको रिटर्न लिखना है। रिटर्न में आपको 4 क्वेश्चन लिखना है, जिसमें 2 पत्र लिखने होंगे, एक आपके संपादक को और दूसरा आपके प्राचार्य का। इस तरीके से 2 पत्र और उसके बाद आपको एक निबंध अटेंड करना है।
3 क्वेश्चन लिखना है 15-15 मार्क्स के, यानी कि 45 नंबर, और जो 5 नंबर का ऑप्शनल है उसमें 5 नंबर। आई थिंक आपको लगता है समझ में आ गई होगी कि एईसी का पेपर किस तरीके से आता है और आपको ये किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलिए आज के वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ आ गई हो तो आप चैनल को ज़रूर एक लाइक दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। बाय बाय।